अच्छा बेटे, इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पास ए बी एक लाइन है। बेटे काइंडली चुप करके खामोशी से सुनिएगा, बातें बंद कर दीजिएगा बेटा, ये नहीं तो मैं जो है ना ये चैट बंद करवा दूंगा। अब अगर आपने बातें की, मैंने ऑन करवाई है इसीलिए ताकि आपके जो है वो साथ साथ क्यूरीज को डील करूं, ठीक है। अच्छा बेटे, इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे, ठीक है। जिस पॉइंट पे यहाँ ए बी लाइन को मिलती है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं बेटे डी पॉइंट का, जो भी आप नाम देते हैं, और यही हमारे पास होता है बेटा, इसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा। पेज नंबर है बेटे 177, पेज नंबर 177 है बेटा। हाँ जी, अब बताएं बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई थी वो थी हमारे पास, हीरा बेटे अब बस खामोश हो जाएं, बातें नहीं करें। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट, ठीक है। वो क्या था हमारे पास कि हमने ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट सी है, उस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे नीचे वाली लाइन को मीट करती है उसको हम नेम देंगे डी का, ई का, एफ का, कुछ भी नेम दे देते हैं। तो हमारे पास ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है, सब लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट मूव करें हम। हाँ जी जी मोहम्मद बेटे बताता हूँ, थ्योरम्स भी बताता हूँ, वेट कर लें, वेट कर लें। ओके ओके ओके, ये बेटा फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है बेटा, सब लोग बच्चों को क्लियर है। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन ये है हमारे पास बेटा। अब इस डेफिनेशन की फिगर भी आपने अपने माइंड में रखनी है, और सबसे मेन जो चीज है आपने ये याद रखना है, ये है गिवन पॉइंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन। जी जी मुबशिर बेटा वालेकुम सलाम, अब बस सलाम लेना बंद कर दें बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। ए बी एक लाइन है बेटा हमारे पास, ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट कोई भी है हमारे पास, सी डी कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, सी के एंड पॉइंट से एक नीचे ड्रॉ करनी है लाइन, इस पॉइंट को आपने नेम देना है बेटा ई का, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को आपने नाम देना है बेटे एफ का, ठीक है। अब ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है ई एफ, जिसको मैंने सर्कल किया है बेटा, ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा। जी जी वालेकुम सलाम। वाना सी योर रिएक्शन मिना हिल। आयशा, आयशा क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? ये लाइन पैरेलल हो सकती है जी बेटा, ये लाइन पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल जब होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, दोनों डेफिनेशंस पेज नंबर 177 पे दोनों डेफिनेशंस गिवन है। दोनों डेफिनेशंस पढ़ लें। बुक से पढ़ने के बाद आपने बताना है बेटा, मैं इससे ये पोर्शन अलग से मैंने इससे स्टार्ट करवाया बेटा। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। आपका लास्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो इससे कवर हो जाएगा, ठीक है।
हम जो चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड ये कर रहे हैं, मैं इस पे इसलिए ज्यादा खप रहा हूँ, तवज्जो दे रहा हूँ, ताकि आपके 12 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएं, पक्के हो जाएं, आपके उनमें से मार्क्स नहीं कटें और लास्ट में जाके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है इन्हीं चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में। हालांकि ये बहुत आसान है, एक एक चैप्टर में से 3 से 4 डेफिनेशन है और दो से 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ओके 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 बेटा। हाँ जी, डेफिनेशंस पढ़ ली हैं सबने। अब बेटा इसी को ही मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और एक न्यू डेफिनेशन हमारे पास बनेगी। जी अब्दुल्ला बेटे बाद में दोबारा तो नहीं, लेकिन ये चैप्टर जो चैप्टर कवर होते जाएंगे बेटा वो आपके सिलेबस के कवर होते जाएंगे, वो फिर हम करेंगे भी तो रिवीजन में करेंगे दोबारा। ठीक है, बाद में जब हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा फिर हमारा रिवीजन में होगा, और रिवीजन में जो होगा वो आपको पता है वो एज इट इज ही होता है, वो थोड़ा सा फास्ट होता है काम। ठीक है जी। अच्छा बेटा, डेफिनेशन के साथ डायग्राम बनाना जरूरी है। सर विल दीज बी इंक्लूड इन टेस्ट फॉर फेडरल बोर्ड, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। अच्छा बेटा, सारा मैं देखूंगा, फेडरल बोर्ड का पेपर जो है वो अलग से बना दूंगा। ठीक है, अब हाफजा बेटे आप थोड़ा सा लेट आए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मैं 3 फिगर्स बना रहा हूं बेटा, 3 फिगर्स के अलग अलग से मैं नेम लिखूंगा। ये हमारे पास ए बी लाइन है बेटे, इसके ऊपर एक पॉइंट सी है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, जिस पॉइंट के ऊपर कट किया उस पॉइंट को नाम हमने दिया डी का, और ये है हमारे पास बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास बेटा ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन बेटा सी डी है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट ई पॉइंट का नेम दिया, यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने एफ पॉइंट का नेम दिया, और ई और एफ के बिटवीन एक लाइन है कंप्लीट। ये हमारे पास बेटा ये वाला जो लाइन वाला पोर्शन है ये सारा का सारा हमारे पास है बेटे प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन, ना भी लिखें तो लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा। थर्ड जो 0 डायमेंशन की डेफिनेशन हमने करनी है बेटा, ये देखें, ये हमारे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है सी डी। ये देखें बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है डी। अब हमने इस लाइन से नीचे वाली लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, लेकिन जब हम लाइन से यहां पे देखते हैं, जब लाइन से प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे तो 2 पॉइंट्स आते हैं ई और एफ, लेकिन जब इससे ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन आप बेटा तो एक ही पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट का हमने नेम फॉर एग्जांपल रखा है ई, और इस पॉइंट को हम कहेंगे बेटा दिस इज 0 ऑफ 0 डायमेंशन। ठीक है, इट इज ऑफ 0 डायमेंशन। ठीक है बेटा। अच्छा जी बेटा, आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, जो मैं करवा रहा हूं आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं पीटीबी के रिस्पेक्ट से करवा रहा हूं। फेडरल का जस्ट चेंज ये होगा कि फेडरल को इन जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है बुक का, जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ये थ्योरम्स वाला पोर्शन है, उसके उन्होंने थ्योरम्स भी करने हैं, क्वेश्चन भी करने हैं, और वो कंप्लीट पोर्शन के करने। फेडरल के बच्चों को मैं बता रहा हूं बेटा, आप लोगों के लिए मैं जो है वो थ्योरम चैप्टर वाइज जो है वो थ्योरम की वीडियो बनवा दूंगा। ठीक है, वो आप लोगों को रिसीव हो जाएगी और आप वहां से थ्योरम को समझ सकते हैं। ओके, जो भी एक्स्ट्रा आपकी चीज होगी वो मैं आपको वहां पे समझाऊंगा अलग से वीडियो में, जो पीटीबी की बुक में हमारे पास हैं, लेकिन वो पीटीबी के पेपर में नहीं आती हैं, वो पीटीबी के बच्चों को नहीं करनी होगी। जो इस लेक्चर के दौरान मैं करवा रहा होता हूँ बेटा, वो आपने सब कुछ करना है। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है आपने कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली, उस लाइन का एक पार्ट ले लिया, ये एक लाइन सेगमेंट है। जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जब हमने सी से ड्रॉ किया तो पॉइंट ई आया, जब ई से ड्रॉ किया तो पॉइंट कहां पे आया, एफ पे, और ई एफ एक कंप्लीट लाइन बन गई। यहां भी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, चाहे हम सी से ड्रॉ करें चाहे डी से ड्रॉ करें, हमारे पास नीचे एक ही पॉइंट पे कट करेगा और वो पॉइंट होगा ई। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ऑफ 0 डायमेंशन।
ठीक है बेटा। नीचे आप पढ़ सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब है बेटा, मैं बच्चों को आसानी के लिए बता देता हूं कि वर्टिकल लाइन होती है विच इज अलोंग द वॉल। जो आपकी वॉल की तरह होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, और जो आपके फ्लोर की तरह होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, जो आपका वर्टिकल लाइन से प्रोजेक्शन ड्रॉ होता है वो प्रोजेक्शन कितना क्या होता है हमारे पास, 0 डायमेंशन। ठीक है, नहीं बेटे, नोट्स भी फेडरल के जो है, नोट्स भी फेडरल के बेटा बच्चों को, लेकिन ये है कि फेडरल के बच्चे जो है ना वो अपना नेम मुझे सेंड कर देंगे, उसमें मैसेंजर में अपना नेम मुझे सेंड कर देंगे कि सर मैं फेडरल बोर्ड, जस्ट आप लिखेंगे कि फेडरल बोर्ड। ठीक है, मुझे मैसेंजर में मैसेज कर दें कि आप फेडरल बोर्ड से हैं, ताकि मैं उन बच्चों को जो बता दूंगा। ठीक है बेटा, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आजा बेटे बताता हूं। सर व्हाई इट इज 0, व्हाई इट इज कॉल्ड 0 डायमेंशन। ओके बेटा, अच्छा बेटा, 0 डायमेंशन का मतलब ये है हमारे पास कि यहां पे हमारे पास ये जो हमारे पास होता है ना बेटे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, पॉइंट की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट को हम कहते हैं बेटा दिस इज 0 डायमेंशन। ठीक है, कोई भी अगर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, वो क्या है हमारे पास 0 डायमेंशन। लेकिन अगर यही पॉइंट हम प्लेन में ड्रॉ कर देते हैं तो इसकी 2 डायमेंशन बन जाती हैं। ठीक है, यही पॉइंट अगर हम किसी सिंगल लाइन पे ले लेते हैं तो हमारे पास इसकी 1 डायमेंशन होती है। ओके, ओके बेटा, आपको जो है ना वो 22 के बाद मिलेंगे बेटा। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑन बोर्ड। अच्छा, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में बेटा मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। जी बेटा, आज अपना नेम सेंड कर देंगे आप। लाइन 0 डायमेंशन, प्रोजेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पॉइंट ऑन ए बी विच इज ऑफ 0 डायमेंशन। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट सी डी ऑन a line segment AB is a single point which is of 0 dimension। पेज नंबर 177 पे बेटा लिखी हुई थी डेफिनेशन। ये हमारे पास क्या है, हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट से जब भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो हमारे पास नीचे एक सिंगल पॉइंट आएगा। हालांकि एक लाइन की वजह से सिंगल पॉइंट नहीं आना चाहिए, जब वर्टिकल लाइन होगी तो सिंगल पॉइंट आएगा और उस पॉइंट को हम नेम देंगे इट इज ऑफ 0 डायमेंशन। ठीक है बेटा, डायमेंशन, जी बेटा डायमेंशन भी मैं बताता हूं। डायमेंशन का मतलब होता है कि आप कितने तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन डिपेंड करती है बेटा आपकी प्लेन के ऊपर कि आप किस चीज में डील कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आप चीजें ड्रॉ करते हैं कॉपी के ऊपर, आपने समटाइम सुना होगा कि 3 डायमेंशनल है हमारे पास। ठीक है, कि उसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल वीडियोस बन सकती हैं या 3 डायमेंशनल हम उसमें फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कॉपी में जितनी भी चीजें ड्रॉ करते हैं वो होती हैं बेटे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि उस चीज की लेंथ होगी या विड्थ होगी। ठीक है, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल थिंग्स होती हैं, डायमेंशन का मतलब होता है कि 2 चीजों से रिलेट कर रही है। अगर 2 डायमेंशनल है, उसकी लेंथ है एंड विड्थ है। फिजिकली जितनी भी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, वो सारी की सारी 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है बेटे कि उस चीज की लेंथ भी है, उस चीज की विड्थ भी है और उस चीज की हाइट भी है। तीनों चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास डस्टर है, इस डस्टर की देखो बेटा, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है, और जिसे हम मोटाई कहते हैं, हाइट भी इसे कहते हैं हम मैथमेटिक्स के इसमें, तो ये इसकी क्या है, मोटाई है, ये इसकी 3rd डायमेंशन है। मींस के 3 तरीकों से हम इसे देखेंगे, मेजर करेंगे, फिर हमें पता चलेगी कि इसकी डायरेक्ट फिगर क्या है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आपने बेटा हाफजा बेटा आपने पूछा था कि हमारे पास लाइन एंड लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है। बेटा ये हमारे पास होती है लाइन। ठीक है, ये हमारे पास होती है बेटे लाइन। लाइन का मतलब है कि आप उसे बोथ साइड्स पे किसी भी जगह से तक आप जो है वो उसे एक्सटेंड कर सकते हैं।
ठीक है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट के बोथ साइड पे एरो नहीं होते बेटे, आपने लाइन का एक पार्ट लेना है और उसके बोथ एंड पॉइंट्स हमने बताने हैं कि यहां से स्टार्ट हो रही है यहां पे एंड हो रही है, वो है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। लाइन का कोई भी सेगमेंट ले लें, कोई भी पार्ट ले लें, वो हमारे पास क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है बेटा। नहीं नहीं बेटा, लाहौर बोर्ड में नहीं आते, पंजाब। जी बेटा, अब ये तीनों आपको पॉइंट्स क्लियर हैं, तीनों डेफिनेशंस क्लियर हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? मिनाहिल बेटा बातें नहीं, स्टॉप कर दो। ओके हाँ जी बेटा, इन तीन बेटा मैं आप देखें, आज आपको मैं बोल रहा हूं, हालांकि बोर्ड का पेपर अभी बनने में बहुत टाइम है, अभी आपका बोर्ड का पेपर आने में भी बहुत टाइम है, लेकिन इन तीनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन, चाहे आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, आपका चाहे फर्स्ट टाइम का है वो जो है पेपर टाइम, चाहे सेकंड टाइम है, आपका दोनों में ये एक डेफिनेशन जरूर आएगी, चाहे वो आपकी हो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, चाहे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, चाहे हमारे पास जीरो डायमेंशन, तीनों में से एक डेफिनेशन जरूर होगी बेटा। ठीक है बेटा। ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। इन चैप्टर्स में बेटा मैंने आपको कहा आपने थोड़ा सा जो है ना वो क्वेश्चन से हट के सोचना है। अगर क्वेश्चन से हट के सोचेंगे बेटा कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं, इन चैप्टर्स में आपने बेटा थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करना है, तब आपको बेटा जो है वो समझ आएगी। ओके, अब बेटा आते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट सिखवा रहा हूं कि हाउ कैन वी चेक द गिवन ट्रायंगल is acute angle, obtuse angle और राइट एंगल। हमने बेटा ये किस तरह चेक करना है कि हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके सर, बोर्ड एग्जाम्स कब होने हैं? 10th के बोर्ड एग्जाम बेटा 10th के स्टार्ट होते हैं अप्रैल में, लेकिन इस दफा आपका सेशन थोड़ा सा लेट होगा। आई थिंक आपके पेपर जाके होंगे मई में या जून में। ओके हाँ, मुबशिर पढ़ाई से हट के नहीं सोचना बेटा, लेकिन क्वेश्चन से हट के सोचना कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपने थोड़ा सा डेफिनेशंस पे भी फोकस करना है। ओके, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा मैं वो भी करवाऊंगा, वही करवाने लगा हूं आपको। अच्छा बेटा, किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास 3 लेंथ्स होती हैं। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास 3 लेंथ्स होती हैं, हम उनको नेम देते हैं ए, बी एंड सी का। ठीक है, आपने बहुत मशहूर थ्योरम बेटा आपके माइंड में होगा भी कि हमारे पास थ्योरम होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स के हमारे पास हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम जिसे आप कहते हैं वो हमारे पास किसके लिए अप्लाई होता है? पाइथागोरस थ्योरम जो है बेटा वो किस पे अप्लाई होता है? वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। और थ्योरम क्या होता है हमारे पास? थैंक यू सर। थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है बेटा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमारे पास गिवन ट्रायंगल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तो हमारे पास बेटा सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या नेम होगा? इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास क्या नेम होगा? इन दोनों का बेटा हमारे पास कंसर्न है एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल से। ओके अगर तो बेटा हमारे पास सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हमारे पास जो ट्रायंगल होगी वो होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमारे पास सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बेटा ये हमारे पास होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
हाँ जी, अब ये ए बी सी क्या होगा हमारे पास ओके ओके बेटा, ये भी डार्क है लेकिन इससे राइटिंग ठीक आती है, मेरी राइटिंग पहले ही बहुत गंदी है। अच्छा ये देखिए बेटा हमारे पास यहाँ ए बी सी मैंने किसको नेम दी है, सी हम किसको रखेंगे, किस साइड को रखेंगे बेटा, ट्राइंगल में हमें तीन साइड्स दी होंगी, तीन साइड्स की लेंथ दी होंगी कि एक साइड की लेंथ ये है, दूसरी की लेंथ ये है और तीसरी की लेंथ ये है। अगर आपने चेक करना है कि ये हमने थ्योरम अप्लाई करने हैं तीनों, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आपने बेटा जो सबसे लार्जेस्ट साइड है ना उसको नेम देना है सी का, ठीक है, लार्जेस्ट साइड क्या होनी चाहिए, आपने लार्जेस्ट साइड को नेम देना है सी का, ठीक है बेटा। नेट स्लो, ओके ओके बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, आपकी बुक में क्वेश्चन है पेज नंबर 177 पे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है बेटा, पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो लेंथ गिवन है बेटा वो है हमारे पास 5, 7 एंड 8, 5, 7 एंड 8, और क्वेश्चन नंबर 10 में जो लेंथ गिवन है वो है हमारे पास 8, 15 एंड 17, 8, 15 एंड 17। जी बेटा हमने चेक करना है कि ये ट्रायंगल बनेगी ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक रिलेशन तो होता है कि ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, जो आप 9th में पढ़ते हैं कि ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी, वो ट्रायंगल एक्यूट होगी, ऑब्ट्यूज होगी या राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो सबसे बड़ी साइड इसमें से है जो है वो है बेटा सी, ठीक है, 8 है तो C इक्वल 8, बाकी दोनों साइड्स को अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं, A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 7। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हमारे पास है 17, तो C इक्वल 17, A इक्वल 8 एंड B इक्वल 15। अब आपने बेटा क्या करना है, C का भी स्क्वायर करना है, A का भी स्क्वायर करना है और B का भी स्क्वायर करना है, और हमने चेक करना है कि क्या रिलेशन बनता है। तो बेटा C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चेक करते हैं हम कि क्या बनता है। C स्क्वायर इज 64 फर्स्ट ट्रायंगल में, A स्क्वायर इज 25 एंड B स्क्वायर इज 49, ठीक है। यहां पे अभी आप कॉमा लगाएं, अभी कोई भी वैल्यू नहीं लिखें। 64 इन दोनों को बेटा प्लस करते हैं तो 14, 4 2 6 प्लस 1 7, इट मींस 65 इज लेस देन, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन, तो लेस देन में बेटा हमारे पास क्या ट्रायंगल बनती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इट मींस ये जो ट्रायंगल होगी ये हमारे पास होगी बेटा एक्यूट ट्रायंगल, ओके। जी जी बेटा बैटरी लो है, ओके बेटा चेंज कर लेती हैं। हाँ जी बेटा सेकंड को चेक कर लेंगे आप, 17 स्क्वायर करना है आपने 289 आएगा, 8 स्क्वायर इज 64 एंड 15 स्क्वायर इज 25। आपने इन दोनों को प्लस करके देखना है, अगर तो इसके इक्वल आता है तो हम कहेंगे दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, अगर सी स्क्वायर का आंसर बड़ा आता है तो हम कहेंगे दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर सी स्क्वायर का आंसर उन दोनों के सम से छोटा आता है तो हम कहेंगे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट। ए और बी परपेंडिकुलर कहा जाता है, कैसे पता चलेगा ए और बी बेस हैं या परपेंडिकुलर, एक मासूमाना सवाल है हाफजा बेटा। जी बेटा बताता हूं। अच्छा ए और बी का कैसे पता चलेगा, सी का बेटा आपके पास फिक्स है, जो बड़ी लेंथ होगी सबसे वो हमारे पास होगा सी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास ए और बी किसी को भी आप ए कह सकते हैं, किसी को भी आप बी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो दो साइड्स बच जाती हैं उन दोनों में से किसी एक साइड को ए और दूसरी साइड को आप क्या कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी अब बताएं बेटा, अगर ये बेटा आपने नोट डाउन जरूर करनी है ये 3 कंडीशंस, अगर आपकी उन 3 डेफिनेशन में से कोई डेफिनेशन नहीं आती तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपने चेक करके बताना है कि गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जी आयशा बेटा आपकी बात सुन लें। जी जी बेटा बोलें, वीडियो ही चली गई। जी जी बेटा अब आइए, वीडियो वो मैं कैमरा की बैटरी चेंज की गई थी। प्लीज ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके बेटा। अच्छा आयशा ने क्या क्वेश्चन किया है,
सर रिप्लाई भाई, जी जी आशा बेटे क्वेश्चन लिखें, आप क्या कह रहे हैं? सर ये चैप्टर डेफिनेशन के अलावा एक्सरसाइज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं इसका बता भी चुका हूं कि एक्सरसाइज में से जो हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल हैं, मैं वो आपको करवा रहा हूं। देखिए हमारे पास 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ 2 करने हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। और किस तरह से चेक करना है? इस तरह से चेक करना है। तो मीन्स ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए। ओके, बाकी आपने नहीं करने। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। मोस्टली डेफिनेशन होती है बेटे, लेकिन सम टाइम जो है वो एग्जामिनर आपके जैसा होता है कि अच्छे तरीके से खपाया जाए स्टूडेंट को, तो वो फिर इस तरह से करता है कि वो क्वेश्चन दे देता है इन चैप्टर्स के। ठीक है, हाँ जी, अब डन है बेटा सब लोगों को। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। पहले 3 डेफिनेशन हमने की हैं और फिर ये की है। अब मैं आता हूं कि हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है और उनके ऊपर थ्योरम्स को अप्लाई करना है। ठीक है, जी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सर थ्योरम यूज कहाँ होते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये आपके लिए। ठीक है, थ्योरम जो यूज होते हैं बेटा वो एक्चुअली हमारे आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, मैकाट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, उसमें जो है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। जहां भी आपने कोई न्यू चीज कंस्ट्रक्ट करना होती है उसमें आप अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बेटा आते हैं फर्स्ट थ्योरम की तरफ। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा अपने सामने रखिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं बेटा। ये है हमारे पास बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारे पास बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये है राइट, ये है ऑब्ट्यूज, और ये है हमारे पास बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको भी हम नेम देते हैं ABC, इसको भी हम नेम देते हैं बेटा AB एंड C। अब बेटा हमारे पास जी जी फरवा बे थ्योरम हम बेटा जो प्रूफ करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 एंड 12 के करेंगे। जी फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नो 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 अब्दुल्ला बासी, थ्योरम रटा लगाने के लिए नहीं है। फरवा बेटे आपका मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा कि आपने क्या किया है क्वेश्चन। फरवा बेटे आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा। मिनाहिल बेटा आप इस तरह की बात की तो आप जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा बेटा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेटा एंगल 90 से बड़ा होता है एक, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल बेटा वो 90 से कम होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। इसमें एक एंगल हमारे पास बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और इसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमारे पास 3 ट्रायंगल्स होती हैं। इस ट्रायंगल के लिए हम जो थ्योरम अप्लाई करते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास फर्स्ट थ्योरम। सेकंड है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, 9th क्लास में इसका प्रूफ भी किया जाता है। मे बी आपने नहीं किया होगा क्योंकि वो प्रूफ
पेपर में नहीं आता है, फेडरल बोर्ड के बच्चों को आता है। अब सेकंड है हमारे पास बेटा कि अगर हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इसका इसी के ऊपर यही थ्योरम लगाना है तो हमारे पास ए बी स्क्वायर मीन्स के ये जो इंक्लाइंड साइड है, सबसे बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा बेटा बी सी स्क्वायर, जैसे यहां पे है वैसे ही लिखता हूं मैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास चेंजिंग क्या आएगी एंगल की वजह से, वो चेंजिंग ये आएगी बेटा कि हम यहां से एक और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसको डी कहेंगे, हमारे पास होगा 2 टाइम्स बी सी एंड सी डी। इसके अंदर एडिशन क्या आएगी बेटा हमारे पास कि अब जब ट्रायंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो गई है तो अब हमारे पास चेंजिंग क्या आएगी, हमने क्या करना है बेटा ए बी इस इंक्लाइंड साइड का हमने स्क्वायर यहां पे लिखा है इज इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां तक सेम है बेटा, ठीक है, ये दोनों सेम है। लेकिन जब ट्रायंगल चेंज है तो हमारे पास चेंज आएगी, तो हमारे पास 2 + 2 टाइम्स बी सी ये साइड और ये हमारे पास सी डी, इन दोनों की जो लेंथ होगी ये आपस में प्रोडक्ट और 2 टाइम्स होके इसके अंदर ऐड होगी, देन हमारे पास इसकी एग्जैक्ट लेंथ आएगी। ओके, फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया। तो वह बेटे मैं देखता हूं जी बिग अल्फाबेट में आपने लिखा है, जज़ाकल्लाह लिखा है बेटे, और क्या लिखा है आपने? सर पीटीबी वालों ने चैप्टर 8 के थ्योरम करने हैं। जी बेटा चैप्टर 8 के थ्योरम पीटीबी वालों को क्यों करवा रहा हूँ, ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ बेटा कि ये आपके पास थ्योरम अगर आता है इसमें से एमसीक्यूज, ठीक है, तो आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट में से एमसीक्यूज बनता है। ओके, इस वजह से आपको मैं थ्योरम करवा रहा हूं। अगर तो वो हमारे पास बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना हो कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये साइड इंक्लाइंड है, इसमें तो 2 साइड इंक्लाइंड होती है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो बेटा अगेन वही हम जो लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब देखें बेटा हमारे पास यहां से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट डी बनेगा -2 टाइम्स बी डी डॉट 2 टाइम्स बी डी डॉट बी सी। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है बेटा, बी डी ये लेंथ एंड सी डी ये लेंथ आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास तीनों स्टेटमेंट है बेटे, तीनों स्टेटमेंट अपने माइंड में रखिएगा। कल हम चैप्टर नंबर 8 को वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटा, अब जो है वो कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एग्जैक्टली तौर पे जिस डेट में जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है और जिस सब्जेक्ट का टेस्ट मेंशन किया हुआ है वही टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शेड्यूल आ गया आपके पास। ठीक है, कि टेस्ट शेड्यूल क्या है आपके पास। ठीक है, फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम इसी जो है विंडो के ऊपर रहते हुए फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक विंडो अपेयर हुई है, इसके अंदर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक डे में कौन सा लेक्चर जो है डिलीवर किया गया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो सुन सकते हैं। लेकिन आप देखें कि साथ में हमने यहां पर एक नया सेक्शन जो है वो बनाया है, एक नया आप कह लें कि जो कॉलम है वो जनरेट किया है, टेस्ट के नाम से ये कॉलम जनरेट हुआ हुआ है। और आप देख सकते हैं कि E1 मेंशन यहां पे हुआ हुआ है, B1 मेंशन हुआ हुआ है। ये E1 और B1 क्या है, ये टेस्ट सेक्शन के अंदर, ये टेस्ट कॉलम के अंदर E1 का मतलब होता है इंग्लिश का पैरा टेस्ट। हमने यहां पर क्या किया है, हमने सिंबल्स यूज किए हैं। E का मतलब होता है इंग्लिश, B का मतलब होता है बायो, C का मतलब होता है कंप्यूटर, मतलब केमिस्ट्री, नॉट कंप्यूटर, केमिस्ट्री। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है बाकी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स में P हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास E1 हो गया, B1, इस तरीके से C1 और फिजिक्स का P1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट होंगे। M1 हमारे पास मैथ्स के लिए होगा। आप लोग इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे क्लिक करेंगे, देखें आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी।
और जिसमें आप देखेंगे कि नीचे पॉपअप आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज को ओपन करेंगे यानी एमसीक्यूज को क्लिक करेंगे तो आपके पास एमसीक्यूज विजिबल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज सबमिट हो गए, अब आपके पास एक सब्जेक्टिव पेपर आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इस सब्जेक्टिव पेपर को आप क्या करेंगे भी, अपनी जो आपके पास नोटबुक होगी, ठीक है, आपने उसके ऊपर इसको क्वेश्चन लिख के उसका आंसर नीचे लिखना है, मेंशन करना है, और आपके पास स्पेसिफिक एक टाइम है, आपने इस टाइम के अंदर अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप उस पेज जिस पे कि आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, जिस नोटबुक पे आपने ये टेस्ट सॉल्व किया है, उसकी आप पिक्चर लेंगे और आप इस पिक्चर को आप जैसे देख रहे हैं ना, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज, ठीक है, अपलोड इमेज का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस जो है वो कह लें कि टैब के ऊपर आप इसको ओपन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी, आपके जो मोबाइल में मौजूद पिक्चर्स हैं उसको अपलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप सिंपली तौर पर अपनी जो पिक्चर्स हैं आपके टेस्ट की वो आप जो है सेलेक्ट करेंगे और जैसे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद आप जब इसको अपलोड की ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे कि नीचे जो है एक ग्रीन कलर की पट्टी चलती हुई, नहीं ब्लू कलर की पट्टी जो है चलती नजर आएगी। जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपने इसको सबमिट नहीं कराना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि उनके जब टेस्ट सबमिशन हो रही होती है तो वो एरर दे देता है। तो वो एरर इसलिए देता है कि वो इंतजार नहीं करते कि इमेजेस कंप्लीटली अपलोड हो जाएं और वो पहले ही सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर काज होता है। तो आप लोग कंप्लीट होने दें उस ब्लू लाइन को। जब वो ब्लू लाइन कंप्लीट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका टेस्ट अपलोड हो चुका है और अब आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने टेस्ट को सबमिट करवाना है। वो टेस्ट हमारे पास आ जाएगा और विद इन 3 डेज हम आपका रिजल्ट आपको दे देंगे। और जो टेस्ट हम एग्जैक्टली तौर पे जिस डेट में जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है और जिस सब्जेक्ट का टेस्ट मेंशन किया हुआ है वही टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसी सिलेबस के मुताबिक आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, शेड्यूल आ गया आपके पास, ठीक है, कि टेस्ट शेड्यूल क्या है आपके पास, ठीक है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर हम इसी जो है विंडो के ऊपर रहते हुए फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक विंडो अपेयर हुई है, इसके अंदर आप जानते हैं कि स्पेसिफिक डे में कौन सा लेक्चर जो है डिलीवर किया गया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो है वो सुन सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे साथ में हमने यहां पर एक नया सेक्शन जो है वो बनाया है, एक नया आप कह लें कि जो कॉलम है वो जनरेट किया है, टेस्ट के नाम से ये कॉलम जनरेट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि E1 मेंशन यहां पे हुआ है, B1 मेंशन हुआ है। ये E1 और B1 क्या है, ये टेस्ट सेक्शन के अंदर, ये टेस्ट कॉलम के अंदर E1 का मतलब होता है इंग्लिश का पैरा टेस्ट। हमने यहां पर क्या किया है, हमने सिंबल्स यूज किए हैं। E का मतलब होता है इंग्लिश, B का मतलब होता है बायो, C का मतलब होता है कंप्यूटर